अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बरवक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बके हिस्से की तरफ। निर्मला कुमारी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। हेलो, मैंने कहा, क्या निर्मला कुमारी जी बोल रही हैं? निर्मला कुमारी ने कहा, जी हाँ, आप कौन महाशय हैं? मैंने कहा, सुल्ताना बीबी, मैं तुम्हारा हमदर्द भाई बोल रहा हूँ। फिर मैंने अपना तारुफ करवाया और इसे कहा कि कमांडो शेरबाज मुझे मिल गया है। मैं हसन भट्ट नामी एक आदमी को तुम्हारे पास जलंधर भेज रहा हूँ। तुम जैसे भी हो इस आदमी के साथ मेरे पास अमृतसर पहुंच जाओ। यहाँ से तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ बडगाम पहुंचा दिया जाएगा। सुल्ताना बीबी की आवाज़ वफूर मुसर्रत से कपकपा रही थी। कहने लगी, मैं तुम्हारे आदमी के साथ फौरन यहाँ से निकल पड़ूंगी। मैंने इसे मज़ीद ताकीद करते हुए कहा, वह आज शाम तक किसी भी वक्त तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके साथ चल पड़ना। ये तुम्हारी ज़िंदगी का शायद आखिरी चांस हो, इसे ज़ाया न करना। ओके। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हसन भट्ट कहने लगा, अब हम पुराने तालाब वाले खुफिया अड्डे पर चलते हैं। कमांडो शेरबाज वहाँ पहले ही पहुँच गया होगा। तुम्हें वहाँ छोड़कर मैं कोई भी लॉरी पकड़कर जलंधर रवाना हो जाऊंगा। मुझे तुम सुल्ताना या निर्मला कुमारी के मकान का एड्रेस और इसका टेलीफोन नंबर लिखवा दो। मैंने कागज़ पर निर्मला कुमारी के बंगले का एड्रेस और इसका टेलीफोन नंबर लिखकर हसन भट्ट को दिया और कहा, तुम्हारा ये काम है कि किसी तरह निर्मला कुमारी के मकान पर पहुंचकर इसे साथ लेकर निकल आओ। और या अगर तुम इसे मुनासिब नहीं समझते तो इसे फ़ोन करके बता देना कि वो फलां जगह पर आ जाए। हसन भट्ट कहने लगा, मैं इसे टेलीफोन पर ही बुला लूंगा। इसे घर जाने से हालात बिगड़ भी सकते हैं। हम इस तरह बातें करते रेलवे लाइन अबूर करके एक मैदान में आ गए। यहाँ सिखों के ज़माने का एक पुराना तालाब था जो अब सूख गया था और इस तरफ कोई नहीं आता था। इसके करीबी टाली के दरख्त में ईंटों का एक भट्टा था जो खाली पड़ा था। इन लोगों की खुफिया कमी का इसी भट्टे में ज़मीन के नीचे तय खाने की शक्ल में बनाई गई थी। यहाँ कमांडो शेरबाज पहले से हमारे इंतजार में बैठा हुआ था। इसके बाद मैंने हसन भट्ट को कुछ रकम देकर जलंधर रवाना कर दिया। अब मैं और कमांडो शेरबाज तय खाने में अकेले थे। यहाँ मैंने इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान से धर्मचंद नामी एक दहशतगर्द का हमशक्ल बनकर यहाँ आया हूँ। इसी तरफ यही बताया कि मैं माली कोटला का मुसलमान हूँ। सिर्फ जज्बा ईमानी और कश्मीरी मुसलमानों पर होते हुए जुल्म सितम को देखकर मैदान जहाद में उतर आया हूँ और हिंदू बनकर पहले शिवसेना में भर्ती हुआ। फिर अपनी चालाकी और होशियारी से बाल ठाकरे का बाएतमाद साथी बन गया और अब इसके खास आदमी की हैसियत से जलंधर में पृथ्वी मिसाइल सेंटर का खुफिया जायजा ले रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैंने कमांडो शेरबाज को पृथ्वी मिसाइल सेंटर के अपने मिशन के बारे में ना बताया। इन लोगों के वास्ते मैं शिवसेना का ज़बरदस्त वर्कर और मुसलमानों का जानी दुश्मन धर्मचंद दहशतगर्द हूँ। लेकिन हकीकत में मैं इन इस्लाम दुश्मन फिरौनों की साजिशों को बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। कश्मीरी कमांडो शेरबाज मेरी बातें गौर से सुनता रहा। इस दौरान वो अपनी चमकीली आंखों से मुझे बराबर देखता रहा। इसकी आंखों में एक अजीब तूफानी कैफियत थी। लगता था स्याह बादलों में थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजलियाँ चमक जाती हैं। मैंने बात खत्म की तो कमांडो शेरबाज ने मेरी कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मुझे लगा जैसे मेरी कलाई कराशनकोव के शिकंजे में आ गई है। लेकिन बहरहाल मैं भी एक कमांडो था। मेरे लिए इसकी कलाई छुड़वाना कोई मुश्किल ना था। लेकिन मैं खामोशी से बैठा रहा। वो मुझे हल्का सा झटका देकर बोला, तुम्हारा असली नाम क्या है साथी? मैंने इसको अपना नाम बताया तो इसकी आंखों में बिजली चमकी और बोला, इस नाम की लाज रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं सुल्ताना को लेकर बडगाम नहीं जाऊँगा। ये ड्यूटी हसन भट्ट अंजाम देगा। वो सुल्ताना बीबी को इसके रिश्तेदारों के पास पहुँचा देगा। मैं यहाँ से तुम्हारे साथ जलंधर चलूँगा। हम मिसाइल सेंटर को तबाह करने की कोशिश करेंगे। क्या तुमने कमांडो ट्रेनिंग हासिल की हुई है? मैं उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, बस मामूली सी ट्रेनिंग ली है। बड़े चाकू से दुश्मन का गला इस तरह काट सकते हो कि दुश्मन की आवाज़ भी ना निकले और खून का एक कतरा भी तुम पर ना गिरे। फिर कहने लगा कि पहाड़ी इलाकों में रात के घूप अंधेरे में बारिश और बिजलियों के तूफान में दुश्मन की पोस्टों के पीछे जाकर इसकी पकड़ों और मोर्चों के नीचे पहुंचकर इन्हें उड़ा सकते हो। मैंने कहा, हाँ, ये काम मैं किसी हद तक कर लेता हूँ। कमांडो शेरबाज ने जोर से मेरे घुटने पर हाथ मारा और बोला, कमांडो को किसी हद तक नहीं, कमाल की हद तक काम करना होता है। मैंने कहा, तुम इससे बेफिक्र रहो। बाकी जो कमी बेशी होगी मैं तुमसे सीख लूँगा। कमांडो शेरबाज कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मुकम्मल कर दूंगा। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मैं कमांडो शेरबाज को बता नहीं सकता था कि मैं एक पाकिस्तानी कमांडो हूँ और मैंने किस किस तरीके की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि उसका दूसरा सवाल यही होता कि तुमने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की है। इसलिए मैंने अपना आप छुपाना ही बेहतर समझा। जो कुछ मैं कमांडो शेरबाज से चाहता था वो खुद ही तैयार हो गया था, मगर वो बहुत ज़्यादा जज्बाती और सेमावी कैफियत वाला कमांडो था। ये चीज़ कमांडो को कभी कभी नुकसान पहुँचा सकती है, मगर मैंने इसकी इस कमज़ोरी की निशानदेही करनी मुनासिब ना समझी, क्योंकि कश्मीर में हुर्रियत पसंद आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। भारतीय फौज इनके घरों को धमाके से उड़ा रही थी और कश्मीर की मजलूम बच्चियों के साथ गैर इंसानी वहशियाना सलूक कर रही थी। इस वक्त इस सिमावी जज्बे और चमकीली बिजलियों की ज़रूरत थी जो दुश्मन पर कड़क कड़क कर गिरें। लेकिन जोगीवाल जिला जलंधर के पृथ्वी मिसाइल सेंटर के मिशन को मैं बड़ी दूरअंदेशी की और हिकमत अमली से आगे बढ़ाना चाहता था। कमांडो शेरबाज कह रहा था, मैंने कश्मीर में दुश्मनों के कई मुनिशन और पेट्रोल के जखीरों को कमांडो एक्शन से तबाह किया है। फौजी कानवाई को घात लगाकर बर्बाद किया है। सैकड़ों भारतीय फौजियों को जहन्नुम में पहुंचाया है।
मैंने इससे पूछा, तुम इस इलाके यानी पंजाब में किस मिशन पर आए थे? वो अपने बालों में जोर से हाथ फेर कर बोला, मेरा पहला मिशन तो इस मुसलमान औरत सुल्ताना को बदवक्त हिंदू बदमाशों के चुंगल से निकाल कर इसके घर कश्मीर पहुंचाना था। इसके बाद ही इस हिंदू जिसका नाम चंदू शाह था, इसको हलाक करके कश्मीर की बेटी की बेहुरमती का इंतकाम लेना था। इसके अलावा तुम भी जानते हो कि कश्मीर पर काबिज भारतीय फौज को सारा असला और गोला बारूद पंजाब और सेंट्रल इंडिया की फौजी छावनी से सप्लाई होता है। मैं इन छावनी के असले के सप्लाई डिपो को तबाह करना चाहता था ताकि कश्मीर पर काबिज फौजियों को इतनी तेजी से असला और गोला बारूद की सप्लाई ना हो सके। कश्मीर में तो हमारे हुर्रियत परस्त गुर्रिल्ले भारतीय फौज के सप्लाई कॉन्वॉय और गोला बारूद के ज़ख़ीरों पर कामयाब हमले करते ही रहते हैं। इस बात की शदीद ज़रूरत है कि इनका चश्मा को उड़ा दिया जाए जहां से सप्लाई कश्मीर पहुंचाई जाती है। मैंने कहा, तुम अकेले कैसे काम कर लेते? कमांडो शेरबाज ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, शेर अकेला ही दुश्मन से लड़ता है। एक कमांडो अगर इसमें अकल हो तो दुश्मन को पूरी ब्रिगेड को तबाह कर सकता है और फिर तुम भी मेरे साथ होगे। लेकिन यकीन करने के लिए तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान हो, तुम्हें अपने खतरे दिखाने होंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, तुम अपनी तसल्ली कर सकते हो। कमांडो शेरबाज का शक व शोबा हक बजानी था। बहरहाल उसने अपनी तसल्ली की और कहा कि अब एक मुसलमान होने के नाते मैं तुम्हारे बयान पर यकीन कर लेता हूँ कि तुम हमारे साथी हो और हमारी जंग आज़ादी के लिए काम कर रहे हो। अगर ये बात किसी वक्त जाहिर हुई कि तुम सरकार के मुसलमान पिट्ठू हो और खुफिया पुलिस के मुखबर हो तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें तुम जहाँ भी होगे, जिस हालत में भी होगे, बड़ी आसानी से हलाक कर सकूँगा। मुझे कमांडो शेरबाज की ईमानी जज्बे वाली पुरजोश बातें बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे दुश्मनों के मुल्क में कैसे ही जोशीले और जांबाज कमांडो की ज़रूरत थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शेरबाज, ये तुमने इसलिए कह दिया है कि तुम मेरे मादी से वाकिफ़ नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन वक्त आने पर तुम्हें अपने आप मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाएगा और तुम मुझसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लगोगे। लेकिन एक बात का मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ। कौन सी बात? कमांडो शेरबाज ने पूछा। ये कि अभी तुम अपने किसी कमांडो साथियों कश्मीरी मुजाहिद को मेरे बारे में ये नहीं बताओगे कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ बल्कि मुजाहिद कमांडो हूँ और इनकी जंग आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जान की बाजी लगाए दुश्मनों के पेट में बैठा हुआ हूँ। वादा रहा, पक्का वादा रहा, शेरबाज ने कहा। हसन भट्ट आते हुए खाने के लिए नान कबाब लिफाफे में लपेट कर ले आया था। हम दोनों ने वहीं बैठकर नान कबाब खाए। हसन भट्ट को जलिंदर गए 2-2.5 घंटे हो गए थे। अमृतसर से जलिंदर 40 मील के फासले पर है। वो दोपहर के बाद आ गया। सुल्ताना इसके साथ ही थी। इसने स्याह गर्म चादर से सारा जिस्म लपेट रखा था। मुझे और शेरबाज को देखकर वो झुककर हमारे पाँव छूने लगी तो कमांडो शेरबाज ने कहा, इस हिंदुआना रस्म को दिल से निकाल कर बाहर फेंक दो। मैंने और तुम्हारे भाई ने अपना इस्लामी फ़र्ज अदा किया है। सुल्ताना को जब पता लगा कि मैं मुसलमान हूँ तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने फ़ौरन कहा कि यह हमारे एक और कश्मीरी मुजाहिद भाई का नाम ले रहा है जिसे तुम्हारे लिए बड़ा काम किया है। अब हसन भट्ट तुम्हें बडगाम तुम्हारे गांव तक ले जाएगा। क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? सुल्ताना ने पूछा। कमांडो शेरबाज बोला, नहीं, मुझे यहाँ कुछ और काम है। हसन भट्ट तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे रिश्तेदारों के पास पहुँचा देगा। फिर इसने हसन भट्ट से कहा, मेरे मुजाहिद जांबाज, ये लड़की हमारी इमानत है। इसको इसके रिश्तेदारों के हवाले करके वापस आना। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। ऐसा करना अपने स्टेशन वाले साथी से रकम ले लेना। सुल्ताना बीबी फ़ौरन बोली, भाईजान, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, इसकी फ़िक्र न करें। कमांडो शेरबाज बोला, ठीक है हसन भट्ट, तुम हमारी बहन को लेकर अभी अमृतसर शहर से निकल जाओ। चंदू शाह का तुमने क्या किया? हसन भट्ट बोला, अफसोस कमांडो, मैं इसे हलाक नहीं कर सका, इतना वक्त ही नहीं था। कमांडो शेरबाज ने कहा, यह काम हम करेंगे, अब तुम निकल जाओ। हम दोनों ने सुल्ताना बीबी के सर पर हाथ रखा, इसे शफकत भरा प्यार किया। सुल्ताना की आंखों में आंसू थे। वो हसन भट्ट के साथ चली गई। मैंने शेरबाज से कहा, दोस्त, मैंने सुल्ताना को ये नहीं बताया हुआ था कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने इसे यही कहा था कि मैं हिंदू हूँ। धर्मचंद मेरा नाम है, मगर मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब सुल्ताना ने मुझे कहा था कि अगर कमांडो शेरबाज तुम्हें मिल जाए तो इसे कहना कि इसकी बहन इसकी मदद का इंतजार कर रही है। कमांडो शेरबाज बोला, चलो अच्छा है, यह फ़र्ज अदा हो गया, लेकिन अभी चंदू शाह को ठिकाने लगाना बाकी है। इससे अपनी मुसलमान बहन की बेहुरमती का इंतकाम लेना बाकी है। कोई बात नहीं, यहाँ से हम सीधे जलिंदर जाएंगे। वह हमारा एक खुफिया हाइड आउट है। मैं वहाँ छुप जाऊँगा और रात को चंदू शाह की खूंटी में आकर इसे हलाक कर दूंगा। हम शाम का अंधेरा हो जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि अंधेरे में जलिंदर की तरफ रवाना हो जाएं। फौरी तौर पर कमांडो शेरबाज का मिशन क्या था, इस बारे में मुझे इसने कुछ नहीं बताया था। अभी तो सिर्फ चंदू शाह से इंतकाम लेना चाहता था। मैं खुद भी यही चाहता था। शुरू सर्दियों में शाम का अंधेरा जल्दी छाने लगता है। जब बाहर फिजा धुंधली हो गई और दिन की रोशनी बुझने लगी तो हम दोनों पुराने तालाब वाले मकान से निकलकर जेटी रोड पर जाकर खड़े हो गए। यहाँ से जलिंदर की तरफ बहुत सी लारियाँ और बसें जाती थी। हमें एक बस में जगह मिल गई और हम जलिंदर की तरफ चल पड़े। 1 घंटे में हम जलिंदर पहुँच गए। कमांडो शेरबाज मुझे लेकर जलिंदर शहर के एक बहुत बड़ी नहर के पुल पर उतर गया। हम नहर के साथ साथ चलने लगे। यहाँ काफ़ी आगे जाकर एक वीरान इलाके में कश्मीरी कमांडोज ने ज़ेरे ज़मीन कमीगाह बनाई हुई थी और इसमें तकरीबन ऑपरेशन का हर छोटा बड़ा असला मौजूद था। एक बूढ़ा कश्मीरी सिख के भेष में वहाँ मौजूद रहता था। इसने कमीगाह के बाहर एक झोंपड़ा डाल रखा था और वहीं बैठा निगरानी करता था। कमांडो शेरबाज कहने लगा, अगर तुम अपने पुलिस हॉस्टल में जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। मैं आज रात को ही चंदू शाह का काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद मैं जलिंदर से बेस बदलकर जबलपुर के इलाके में चला जाऊंगा। हमें रिपोर्ट मिली है कि जबलपुर के गिरदोनवा की पहाड़ियों में कोयले की एक कान है।
वहाँ से अब कोयला नहीं निकलता। भारतीय फौज ने वहाँ गोला बारूद और असला और दीगर फौजी साजो सामान का बहुत बड़ा डिपो बनाया हुआ है। असले के जखीरे से बरह रास्त कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों को असला सप्लाई होता है। मैं सबसे पहले इसका पूरा सर्वे करूंगा। मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे। वापस आकर अपने बूढ़े कश्मीरी साथी के जरिए पैगाम पहुंचा दूंगा कि मैं आ गया हूं। ये बूढ़ा साथी वही है जो सिख बनकर हमारी इस कमी गाह के बाहर झोंपड़े में रहता है। फिर तुम मेरे पास आ जाना और इकट्ठे बैठकर जबलपुर की सप्लाई डिपो को तबाह करने का मंसूबा बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा। बिल्कुल ठीक है, अब मैं जाता हूँ। कमांडो शेरबाज ने मुझसे हाथ मिलाया और मैं खामोशी से कमी गाह से निकलकर रात के अंधेरे में नेहरू नहर सिटी पुलिस हेडक्वार्टर के हॉस्टल की जानिब चलने लगा। रास्ते में मुझे एक टैक्सी मिल गई। मैं टैक्सी में बैठकर ये हॉस्टल पहुंचना चाहता था। रात की बार बार मेरी आंख खुल जाती। मुझे मालूम था कि कमांडो शेरबाज ने चंदू शाह को आज रात खत्म करना है। आखिर सुबह हो गई। मैंने सुबह एसपी मेहता को फ़ोन किया कि मैं रात दिल्ली में ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद रात आ गया था। इसने कहा, आपको कुछ मालूम हुआ? मुझे मालूम था कि वो क्या कहना चाहता है। शेरबाज ने अपना काम कर लिया था। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्यों, क्या कोई खास बात हुई है? इसने कहा, चंदू शाह का कत्ल हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने मसनूई हैरानी से कहा। वो बोला, सच कह रहा हूँ महाराज जी, इसे रात को कोठी में घुसकर कोई कत्ल कर गया है। मैंने पूछा, निर्मला कुमारी कहाँ है? निर्मला कुमारी तो दोपहर को ही गायब हो गई थी। ये किसी दूसरे बदमाश का मामला लगता है। आप दफ्तर आएंगे तो बात करेंगे। मैं 10 बजे के बाद एसपी मेहता के पास पहुँच गया। वो कहने लगा, निर्मला कुमारी पहले गायब हुई, इसके बाद रात को चंदू शाह कत्ल हो गया। ये गहरी साजिश लगती है। बहरहाल हमारी एक पुलिस पार्टी कलकत्ते की तरफ चली गई है, क्योंकि मालूम हुआ है कि चंदू शाह ने निर्मला कुमारी से कलकत्ते में शादी की थी। आप सुनाइए, दिल्ली का दौरा कैसा रहा? किन किन से मुलाकात हुई? क्या कोई प्रॉब्लम डिस्कस हुई? मैंने कहा, मिस्टर मेहता, ये तुमने कैसे समझ लिया कि दिल्ली किसी मीटिंग में जिस एजेंडे पर बात हुई है वो तुम्हें बताऊंगा? एसपी मेहता बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं इसे शर्मिंदा ही करना चाहता था। वो अपनी हदूद से बाहर निकल आया था। मैं इसकी हंस के अंदर रखना चाहता था। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले पृथ्वी मिसाइल की तरफ मबजूल कर दी। ये इस वक्त मेरा सबसे अहम और मुतारिक मिशन था। मिसाइल कंट्रोल मिस्टर चक्रवर्ती के बारे में पहले ही ऊपर से हाईकमान को तासुब दे चुका था कि इस पर मुझे शक है कि वो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिला हुआ है और ख़तरा है कि मिसाइल सेंटर के खुफिया राज इन एजेंटों के जरिए पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, जिस पर हाई कमांड ने और ख़ास तौर पर डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ और शिवसेना के लीडर बाल ठाकरे ने मुझे हिदायत की थी कि मैं मिस्टर चक्रवर्ती की नकलो हरकत की कड़ी निगरानी करूं। इस वजह से मुझे मिसाइल सेंटर में दिन रात किसी भी वक्त बेधड़क जाने की इजाज़त मिल गई थी। मेरे लिए पासवर्ड की पाबंदी भी उठा ली गई थी। सिर्फ मेरा एक मामूली सा ID कार्ड ही काफ़ी था, जो मैं हर वक्त अपने पास रखता था, जिस पर मेरी तस्वीर लगी थी और मेरा नाम धर्मचंद लिखा था। मैंने पूरी सरगर्मी से मिसाइल कमांडो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। सिटी पुलिस हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में एक सेल था, जहां भेस बदलने का हर किस्म का लिबास और धमाकेदार मवाद तैयार करने का सामान मौजूद था। मैंने यहाँ से अपनी ज़रूरत की 2-4 चीज़ें उठा ली और अपने हॉस्टल में आकर इस पर काम करने लगा। मैंने 2 दिन की मेहनत से एक उंगली के नाखून के साइज का चिप्स तैयार कर लिया। इस चिप्स में इंसानी रगों से भी ज़्यादा बारीक रगों जैसी नालियाँ लगी थी, जिनके आखिरी सिरे पर इंतहाई धमाकेदार मवाद था और शुरू में तेजाबी मादे का एक नन्हा सा कतरा नाली में भरा हुआ था। एक इंतहाई ताकतवर एटम बम था। इस चिप्स बम को मुझे पृथ्वी मिसाइल के माए गैस के पहले मरले वाले खोल के कंट्रोल मीटर के अंदर नस्ब करना था और नस्ब करने से पहले चिप्स की नाली के शुरू में जो तेजाबी मादा था, वहाँ उंगली की हल्की सी ठोकर से नाली को तोड़ देना था, जिसके बाद तेजाबी मादे का चिप्स की बारीक तरीन सुराख वाली नालियों में सफ़र शुरू हो जाना था। इस तेजाबी मादे का सफ़र इंतहाई सुस्त रखा गया। इसे 4 दिन के बाद नाली के आखिरी सिरे पर पहुंचकर धमाका खेज मादे को भड़का देना था, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होना था और पृथ्वी मिसाइल के माया ईंधन ने ज्वालामुखी की तरफ फट कर न सिर्फ पृथ्वी मिसाइल के परखिच्चे उड़ा देने थे, बल्कि इस सारे सेंटर को भी तबाह कर देना था। जब ये चिप्स बम बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने इसके पीछे चिपकाने वाला मादा लगाकर इसके ऊपर रोगनी बारीक कागज़ लगा दिया। चिप्स बम को मिसाइल में लगाते वक्त मुझे रोगनी बारीक कागज़ उतार कर इसे मिसाइल के कंट्रोल मीटर की दीवार पर चिपका देना था। मुझे अपने धमाका खेज मवाद की महारत और तजर्बे पर भरोसा था और मुझे यकीन था कि चिप्स बम काम कर दिखाएगा। इसके बाद मैंने तकरीबन रोज़ाना मिसाइल सेंटर जाना शुरू कर दिया। मैं किसी वक्त रात को भी चला जाता था। हर रोज़ मैं दिल्ली डिफेंस इंटेलिजेंस और बम्बई बाल ठाकरे को फ़ोन पर अपनी कारकर्दगी से आगाह कर देता था कि मैं मिस्टर चक्रवर्ती की बराबर निगरानी कर रहा हूँ। एक रोज़ मैंने बाल ठाकरे को बताया कि आज मिस्टर चक्रवर्ती जब अपने फ्लैट में गया तो इसके फ्लैट के बाहर एक मशहूर किस्म का आदमी खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। वो आदमी चक्रवर्ती के साथ ही फ्लैट में चला गया और तकरीबन 2 घंटे तक दोनों अंदर कमरा बंद करके बातें करते रहे। हालांकि ये बिल्कुल झूठ था, मगर मेरे लिए ज़मीन हमवार करना बहुत ज़रूरी था, मगर न मैं भारत में अपने पाकिस्तान की सलामती के मिशन के लिए कोई काम नहीं कर सकता था। मैं मिसाइल सेंटर में धमाके के फ़ौरन बाद गिरफ्तार कर लिया जाता और सारा मामला ख़त्म हो जाता। बाल ठाकरे गुस्से में आ गया। फ़ोन पर भड़क कर बोला, तुमको चाहिए था किसी तरह कमरे में जाकर इनकी बातें सुनते, तुमने वहाँ खुफिया माइक्रोफोन क्यों नहीं लगाया अभी तक? मैंने कहा, महाराज बस ये भूल हो गई मुझसे, मैं सुबह ही काम करता हूँ। चक्रवर्ती मिसाइल सेंटर जाएगा तो मैं टेलीफोन ठीक करने वाले के भेस में इसके फ्लैट को खुलवा कर वहाँ जाऊँगा और इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर माइक्रोफोन लगाकर किसी जगह छुपा दूंगा।
ठीक है धर्मचंद, तुमको ये काम पहले ही करना चाहिए था। अब वहाँ चक्रवर्ती से कोई भी मिलने आए इसकी गुफ्तगू की फुल रिपोर्ट भेजना। यस सर, ऐसा ही करूंगा। बाल ठाकरे की तरफ से टेलीफोन बंद हो गया। पृथ्वी मिसाइल सेंटर को उड़ाने के लिए मैंने काफ़ी पेशबंदी कर ली थी और मजीद ज़मीन हमवार कर रहा था। मुझे मिस्टर चक्रवर्ती के कमरे में खुफिया माइक्रोफोन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अब मैं मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि कमांडो शेरबाज जबलपुर की तरफ इंडियन आर्मी के एम्यूनिशन जखीरे का सुराग लगाने गया हुआ था, जो वहाँ कोयले के वीरान कान के नीचे तय खाने में था और जहाँ से असला और गोला बारूद कश्मीर के महाज पर सप्लाई होता था। इसने मुझे कहा था कि वो 4-6 दिन में वापस आ जाएगा और मुझे इस पुराने तालाब वाली खुफिया कमीगाह में मिलना था। मैंने मजीद 3 दिन गुजार दिए। चौथे दिन बाल ठाकरे को इन 3 दिनों की अपनी खुफिया कारकर्दगी की झूठी रिपोर्ट लिखकर पोस्ट कर दी। इसमें मैंने लिखा था कि मिस्टर चक्रवर्ती के कमरे में खुफिया माइक्रोफोन लगा दिया है। इस दौरान इससे मिलने सिर्फ एक उधेड़ उम्र का आदमी आया था, जो पहले तो बंगला जबान में बातें करता रहा, फिर अंग्रेजी में बोलने लगा। इसकी बातों से इंकशाफ हुआ कि मिस्टर चक्रवर्ती अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मेरे ख्याल में ये मुआवजा वो रकम है जो इसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के एवज दी जा रही है। इन्होंने खुलकर बात नहीं की, मगर मैं असल हकीकत मालूम करके आपको अगले हफ्ते पूरी रिपोर्ट भेजूंगा। मैंने बाल ठाकरे को यह भी लिखा कि इन हकाइक से इंडियन सेंट्रल इंटेलिजेंस चीफ के सुरेंद्र मिस्टर कोहली को भी आगाह कर दिया जाए, ताकि मिसाइल सेंटर की खातिर सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। मैंने रिपोर्ट अर्जेंट मेल सर्विस से रजिस्टर करवा कर भेजी थी। दूसरे दिन शाम को मुझे बाल ठाकरे का टेलीफोन आ गया। इसने कहा, धर्मचंद, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिल गई है। मिस्टर चक्रवर्ती के बारे में मुकम्मल सबूत हासिल करो। मुझे यकीन है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, मगर जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलता हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते। वो भारत के वजीर दिफा का खास आदमी है। वैसे तो मैं राज्यसभा में अपने किसी सेनेटर से एक बयान दिलवाकर इसको नौकरी से बर्खास्त करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कोई सबूत भी हो, फिर इनकी बेइज्जती होगी कि वजीर दिफा का अपना आदमी पाकिस्तानी एजेंटों से मिला हुआ है। मैंने बाल ठाकरे से कहा, सर आप मुतमईन रहें, बहुत जल्द मुझे कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। बाल ठाकरे ने कहा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट की एक कॉपी डिफेंस इंटेलिजेंस के मिस्टर सुरेंद्र कोहली को भिजवा दी है, ताकि इसके भी कान खड़े हो जाएं। मेरे लिए मैदान साफ हो गया था, कमांडो ऑपरेशन का वक्त आ गया था। मैंने मिसाइल सेंटर के ऑफिस शेड्यूल का मुताला किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर चक्रवर्ती अगले 15 दिनों के लिए रात की ड्यूटी पर होगा। मुझे यही चाहिए था। जिस रात मुझे मिसाइल सेंटर में जाकर पृथ्वी मिसाइल में चिप्स बम लगाना था, इस रोज शाम को ही मैं अपने पुलिस हॉस्टल के कमरे में आ गया। मैंने प्लास्टिक की डिब्बियों में से चिप्स बम को चिमटी से निकालकर अपने सामने मेज पर रखा और इसके मैकेनिज्म की बड़ी गौर से पड़ताल करता रहा, इसका जायजा लेता रहा। इंसानी उंगली के नाखून के बराबर चिप्स बम बिल्कुल तैयार था। मैं मुहद्दिब शीशे की मदद से इसकी बारीक सुराखोंदार नालियों को गौर से देख रहा था। चिप्स के ऊपर से ये बारीक नाली शुरू होकर कितने ही पेज खाती हुई चिप्स बम के नीचे बाएं कोने में नफ्स दमकखेज महलूल की ट्यूब तक जाती थी। ये नाली इंसानी बाल बराबर जितनी बारीक थी। ऊपर वाले सिरे पर नन्ही से नुक्ते के बराबर शीशे की ट्यूब तेजाबी मादे से भरी हुई थी। बम लगाते वक्त मुझे इस ट्यूब को उंगली की हल्की सी ठोकर लगानी थी, जिसके साथ ही ट्यूब में से तेजाबी मादे ने बारीक नालियों में से गुजरना शुरू कर देना था। मैंने जिस हिसाब से ये बारीक नालियां लगाई थी, इस हिसाब से तेजाबी मादे को चिप्स बम के आखिरी सिरे वाले धमाके खेज महलूल तक पहुंचने में 4 दिन लगने थे। इतना वक्फा मैंने जानबूझकर डाला था। मैंने चिप्स बम के पीछे लगे हुए पतले से स्टिकर को चेक किया। ये रोगनी कागज था, जिसे स्टिकर की तरह उतार कर मुझे चिप्स बम को मिसाइल के हीट कंट्रोल मीटर के अंदर चिपका देना था। रोगनी कागज बिल्कुल सही पोजीशन में लगा हुआ था। मैंने चिप्स को चिमटी से उतार कर माचिस की डिब्बी में बंद करके डिब्बी अपनी जेब में रख ली। ये काम मुझे रात 10 बजे के बाद मिसाइल सेंटर में जाकर अंजाम देना था। मैंने खाना खाया और वक्त गुजारने के लिए एक अंग्रेजी फैशन मैगजीन लेकर बिस्तर पर लेट गया। ठीक 9:45 बजे मैं उठा, गर्म जैकेट पहनी, अपना आर्दी शनाख्ती कार्ड जैकेट की जेब के साथ लटकाया और गाड़ी निकालकर मिसाइल सेंटर की तरफ रवाना हो गया। मुझे वहां तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। गाड़ी मैंने मिसाइल सेंटर के टीले से कोई दूर दरख्तों के अंधेरे में खड़ी की और जैसे रात को वहां जाया करता था, इस तरह बड़ी बेनियादी और सुकून के साथ नीम अंधेरे में चलता मिसाइल सेंटर के गेट पर आ गया। वहां रात को ज़्यादा रोशनी नहीं की जाती थी। गेट पर सिर्फ एक कम रोशनी वाला बल्ब जलता रहता था। गार्ड संतरी मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। रस्मी तौर पर मैंने अपना ID कार्ड दिखाया। इन्होंने गेट थोड़ा सा खोल दिया। मुझे पासवर्ड बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। मैं सीधा मिस्टर घोष के कमरे में गया। इसकी भी रात की ड्यूटी थी। 1-2 मिनट इसके पास इधर उधर की बातें करने के बाद मैं कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। मिस्टर घोष बंगाली था और मैं इससे बंगला में ही गुफ्तगू करता था, जिससे वो बड़ा खुश होता था। बंगला ज़बान भी मुझे आती थी। कंट्रोल रूम में मिस्टर चक्रवर्ती तख्ती हाथ में लिए दीवार पर लगे डायलों के आगे खड़ा नोटिस ले रहा था। मैंने दरवाजे के चकोर शीशे से इसे देखा और बटन दबाया। अंदर घंटी बजने की धीमी आवाज़ आई। चक्रवर्ती ने मुड़कर दरवाजे की तरफ निगाह डाली। मुझे देखकर इसने पेंसिल पर एक बटन दबाया और मामूल के मुताबिक हाथ के इशारे से बताया कि दरवाज़ा खुल गया है। मैं दरवाजे को जरा सा धकेल कर कंट्रोल रूम में दाखिल हो गया। मैं पेंसिल के पास लोहे की कुर्सी पर बैठ गया और चक्रवर्ती से बंगला ज़बान में बातें शुरू कर दी। मैंने इससे कहा, मिस्टर चक्रवर्ती, आज बाहर बड़ी सर्दी है। तुम्हारा कंट्रोल रूम तो खूब गर्म है, मगर बाहर से आदमी आए तो इसे यहाँ चाय की बड़ी ज़रूरत महसूस होती है। मैं कंट्रोलर मिसाइल चक्रवर्ती को कुछ देर के लिए कंट्रोल रूम से बाहर भेजना चाहता था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, बाबू साहब, इस वक्त कैंटीन तो खुली होती है, मगर आपको मालूम है कैंटीन के आदमी छुट्टी पर गए होते हैं। मैंने सब कुछ जानते हुए चाय की बात छेड़ी थी। मैंने कहा, मिस्टर चक्रवर्ती, तुम यहाँ के ऑफिसर हो, कैंटीन वाले हमारे ऑर्डर की परवाह नहीं करेंगे।
मैं यहाँ मॉनिटर करता हूँ, तुम कैंटीन में जाकर चाय के लिए कहो, तुम्हारे कहने से कैंटीन का मालिक खुद चाय लेकर आ जाएगा। भाई तुम यहाँ के बड़े ऑफिसर हो। मिस्टर चक्रवर्ती मेरी बातों से बड़ा खुश हुआ। मुझे ये भी मालूम था कि कंट्रोल रूम का बल्कि मिसाइल सेंटर के किसी भी कमरे का कैंटीन के टेलीफोन से राब्ता नहीं है। खुदा जाने ये किस वजह से मिल गया था। चुनाचा दिन के वक्त भी चाय के लिए चपरासी वगैरह को कैंटीन भिजवाना पड़ता था। मिस्टर चक्रवर्ती मुझे मिसाइल सेंटर का बड़ा बाएतमाद और जिम्मेदार आदमी समझता था। इसे ये भी मालूम हो गया था कि मेरा ताल्लुक भारत की मरकजी डिफेंस इंटेलिजेंस से है। कहने लगा, बाबू साहब हम अभी जाकर आपके लिए चाय लाता है। मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, ये तो जरूरी नोटेशन होती है जो हर आधे घंटे बाद मुझे करनी पड़ती है। इसने चिमटी वाली तख्ती और बॉल पॉइंट पेंसिल पैनल पर रख दी और कंट्रोल रूम से बाहर निकल गया। इसके जाने के 2 मिनट बाद मैं कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास आया। चकोर शीशे में से बाहर राहदारी पर नजर डाली। राहदारी बिल्कुल खाली पड़ी थी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे। इस दौरान मिस्टर चक्रवर्ती ने चाय लेकर आ जाना था। बहुत हैबतनाक पृथ्वी मिसाइल गोल कमरे के वस्त में किसी अफरत की तरह मालूम हो रहा था। मैं तेजी से मिसाइल की दूसरी तरफ आ गया। यहाँ मिसाइल के पहले मरहले वाले रॉकेट के ऊपर सॉकेट था। मैंने सॉकेट को खोला। इसके अंदर हीट कंट्रोल करने वाला छोटा सा थर्मोस्टेट मीटर लगा था। मीटर के पीछे थोड़ी सी जगह खाली थी। मैंने जेब से माचिस की डिबिया निकाली, इसमें से चिप्स बम निकाला। इसके पीछे लगा हुआ स्टीकर का रोगनी कागज उतार कर माचिस में डालकर माचिस को जेब में डाला और बड़ी एहतियात और इंतहाई सुकून के साथ चिप्स को अपने सीधे हाथ की उंगली के ऊपर उल्टा रखकर मीटर के पीछे चिपका दिया। इसके साथ ही मैंने चिप्स की नाली के ऊपर वाले सिरे को उंगली से हल्की सी ठोकर दे दी। एहतियात के तौर पर मैंने दोबारा तार को ठोकर लगाकर झटक दिया। मैंने आंखें करीब ले जाकर तेजाबी मादे की ट्यूब को देखा। मैं साफ तौर पर ना देख सका और साफ तौर पर मालूम नहीं हो सका कि कतरे से भी ज़्यादा बारीक ट्यूब टूटी है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी उंगली की ठोकर ने अपना काम कर दिया होगा। ट्यूब टूट गई होगी और उसमें से तेजाबी मादे का चिप्स बम के आखिरी सिरे पर लगी हुई इंतहाई ताकतवर धमाका खेज ट्यूब तक का सफर शुरू हो गया है। बहरहाल मैं यकीन करने पर मजबूर था। मेरे पास कोई ऐसा आला या मोहद्दिब शीशा नहीं था जिसमें देख सकता कि तेजाबी मादा ट्यूब टूटने के बाद चल पड़ा है या नहीं। मैंने सॉकेट को फुलादी प्लेट मीटर के ऊपर लगाकर इसे दबाया। सॉकेट बंद हो गया। मैं बड़े इत्मीनान से कदम कदम चलता दीवार पर लगे डायलों और पैनल पर बड़े कंप्यूटरों को यूं ही झुककर देखता अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन वाकई तेज हो गई थी। मैंने भारत के पाकिस्तान दुश्मन मिज़ाइल पर कारी दर्ब लगाई थी और इसके मिज़ाइल की तबाही के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी थी, जिससे जंग छिड़ जाने की सूरत में इस लॉन्चिंग पैड से फायर होकर लाहौर शहर पर गिरकर क़यामत खेज तबाही मचानी थी। असूली तौर पर मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया था। बाकी कोई इंसानी गलती या बदकिस्मती से दरमियान में आ जाती तो चिप्स बम बेकार हो सकता था, वगरना मैंने इस पाकिस्तान के कातिल मिज़ाइल की बर्बादी का बटन दबा दिया था, जिस पर भारत के महकमा दिफा ने अपनी भूखी जनता का पेट काट कर करोड़ों डॉलर खर्च कर डाले थे। मैंने कागज़ के एक टुकड़े पर वक्त और इस दिन की तारीख लिखकर जेब में रख ली। इस काम में मुझे सिर्फ 7 मिनट लगे थे। थोड़ी देर बाद मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आ गई। मैं दीवार पर लगे गोल ऑटोमेटिक क्लॉक पर निगाह डाल रहा था। इस वक्त घड़ी की सुइयां रात के पूरे 10:30 बजा रही थी। अगर मेरी उंगली की ठोकर से चिप्स बम के तेजाबी मादे वाली ट्यूब टूट गई थी और तेजाबी मादे ने चिप्स के एक दूसरे के साथ चिपकाए हुए तारों के अंदर अपना तबाहकुन सफर शुरू कर दिया था, तो हिसाब के मुताबिक 10 नवंबर की रात के ठीक 10:30 बजे तेजाबी मादे ने चिप्स बम के आखिरी हिस्से में लगे हुए धमाका खेज महलूल तक पहुंच जाना था और फिर वहां एक धमाका होना था। इस धमाके ने पृथ्वी मिसाइल के माया ईंधन में आग लगाकर एक और क़यामत खेज धमाका करना था और मिसाइल के ऊपर लगे हुए गैर निकुलाई वारहेड ने एक ऐसे भयानक धमाके के साथ फटना था कि जिसके बाद सारे मिसाइल सेंटर के टीले ने ज्वालामुखी की तरह उबल कर दूर दूर तक बिखर जाना था।